इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कटिंग टूल पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग कटिंग टूल के अंतर्गत बहुत इम्पॉर्टेंट है ड्रिल यानी बर्मा। इससे जो है आपके कंपटीशन में निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर परीक्षा में, हर टेस्ट में पूछा जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका ड्रिल, और इसे बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ें। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ड्रिल या बर्मा। तो बर्मा जिसे हम लोग कहते हैं ड्रिल। इससे क्वेश्चन आएगा। ड्रिल हम लोग देख लें। ड्रिल में जैसे अगर टेपर सैंक अगर हम लोग बनाते हैं तो ऐसे ये टेपर सैंक हो गया, ये हम लोगों का नेक हो गया। ये हम लोगों का एक ट्विस्ट ड्रिल मरोड़ी बर्मा बन गया। ये हमारा थोड़ा सा उधर भाग रहा है। सैंक कहते हैं, इसे सैंक कहते हैं, इसे नेक कहते हैं, इसे फ्लूट कहेंगे, या हाँ इसे फ्लूट ही मान लेते हैं, इसे फ्लूट कहेंगे। ये आपकी फ्लूट हो गई। इसे मार्जिन कहेंगे, ये मार्जिन है एक तरह से, ये मार्जिन। इसे लिप बोलेंगे, लिप आर कटिंग एज कहेंगे। इसे पॉइंट कहते हैं, पॉइंट अथवा डेड सेंटर।
पॉइंट कहेंगे, डेड सेंटर कहेंगे या चीजल एज भी कहेंगे। चीजल माने छेनी होता है, तो चीजल एज, इसे चीजल एज भी बोलते हैं क्योंकि एक बिंदु के रूप में नहीं होता है, थोड़ा सा ये छेनी के धार जैसा होता है। तो ऐसे हो गया। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो हो गया, इसे कहते हैं बॉडी अथवा देह। इसे बॉडी अथवा देह कहते हैं। तो इस तरह से ये आपका ड्रिल हो गया। ये टेपर सैंक है। ये सैंक कैसा है? टेपर है। ये टेपर सैंक है, मोर्स टेपर बोलते हैं, मोर्स टेपर। तो हम लोग ड्रिल की बात करते हैं। ड्रिल के द्वारा हम लोग छिद्र बनाते हैं। ये भी एक प्रकार का कटिंग टूल है। तो आप पॉइंट्स लिखना चाहें तो लिख लें। पहली पॉइंट कि यह कटिंग टूल है, फटाफट लिख लें आप लोग। यह कर्तन औजार है यानी कटिंग टूल है। दूसरा लिख लें, इसके द्वारा धातुओं में छिद्र किए जाते। इसके द्वारा, पूरा लिखिएगा आप लोग, इसके द्वारा धातुओं में छिद्र किए जाते हैं। तीसरा लिख लें, यह हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील दिखाया गया आप लोगों को, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.8% से 1.5% होती है, या हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड, ये भी लिखाया गया आप लोगों को, मटेरियल में लिखाया गया हाई स्पीड स्टील, शार्ट में कहेंगे HSS का बना होता है। हाई स्पीड स्टील को उच्च कर्तन गति औजार कहेंगे या स्टील कहेंगे, इस्पात कहेंगे, उसका ये बना होता है क्योंकि बहुत तेज गति से नाचते हुए कटिंग क्रिया करता है। तो इसका जो HSS का बनता है वो थोड़ा अच्छा होता है, उसकी लाइफ अच्छी होती है, कटिंग क्रिया बहुत अच्छा करता है, तो का बना होता है। और चौथा लिख लें, हार्डेंड एंड टेम्पर्ड होता है। अगली पॉइंट हम लोग कहेंगे, ये 3 प्रकार का है। ये हार्डेंड एंड टेम्पर्ड होता है। और अगला लिखना चाहें तो लिख लें, 5वां लिखना चाहें तो लिख लें, इसका प्रयोग ड्रिल मशीन, लेथ मशीन, लेथ वही खराद मशीन है जिसे आप लोग लेथ मशीन बोलेंगे, पर अधिकतर किया जाता है। मिलिंग पर भी कर सकते हैं, अधिकतर किया जाता है। अगली पॉइंट लिख लें, ड्रिल मशीन पर साधारणतया ड्रिल नाचता है और कार्यखंड स्थिर रहता है। कार्यखंड वही है जिसमें छिद्र आप करेंगे, तो कार्य स्थिर रहता है।
जबकि बेटा लिख लें, लेथ मशीन में आपका ड्रिल स्थिर रहता है, कार्य घूमता है। जबकि लेथ मशीन में ड्रिल स्थिर रहता है, कार्य घूमता है या नाचता है। अब ये ड्रिल हमारे कई प्रकार के हैं, उसको देख लेते हैं। ड्रिल के प्रकार अगर लिखें, इसके प्रकार देखें बेटा, ड्रिल के प्रकार, तो ये पहला है आपका फ्लैट ड्रिल। फ्लैट माने चपटा, फ्लैट माने चपटा, ड्रिल यानी बर्मा, फ्लैट ड्रिल। और दूसरा है स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड। ड्रिल। और तीसरा है ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल को मरोड़ी बर्मा कहते हैं, मरोड़ी बर्मा। इसे स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल को कहते हैं सीधी नालीदार बर्मा। तो ये हमारा जो है ये ट्विस्ट ड्रिल, ये ट्विस्ट ड्रिल ये वाला, इसे कौन सा ड्रिल कहेंगे? ट्विस्ट ड्रिल। इसी का सर्वाधिक प्रयोग होता है, ट्विस्ट ड्रिल या मरोड़ी बर्मा का सर्वाधिक प्रयोग होता है। इसके अलावा फ्लैट ड्रिल आप देखेंगे तो ये आपका हो गया फ्लैट ड्रिल, बना देता हूँ ऐसे, ये हो गया आपका फ्लैट ड्रिल। ये हो गया आपका फ्लैट ड्रिल। ये कोण आपका करीब 90 अंश हो गया। ये हो गया फ्लैट ड्रिल यानी चपटा बर्मा, और इसका प्रयोग लकड़ी वगैरह में कारपेंटर वगैरह ज़्यादा करते हैं। और ये भी जो है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका कटिंग एंगल देखिए ना, ये 90 अंश का होता है, कटिंग एंगल 90 अंश का होता है, और ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर जो है कारपेंटर यानी बड़े ही लोग करते हैं। दूसरका ये हो गया। अब दूसरका है स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। तो स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल ये भी ऐसे ही होता है, ये स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, और इसका ये भाग जो है ऐसे और ये ऐसे बना होता है, ऐसे। और इसमें जो है यहाँ से जो है सीधी ऐसे नाली कटी रहती है, दोनों तरफ से ऐसे नाली कटी रहती है, इधर से भी और उस तरफ से भी। तो इसे जो है हम लोग जो है कहते हैं स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, ऐसे नाली कटी रहती है। तो इसमें जो है कटा हुआ मटेरियल इस रास्ते से बाहर निकलता है, इसमें निकलने का कोई जगह नहीं है, तो इसे कहेंगे स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल।
और मरोड़ी बर्मा तीसरा वाला आपका वो हो गया। ये भी हाई कार्बन का, हाई कार्बन स्टील का या हाई स्पीड स्टील का बना होता है और इससे भी धातुओं की कटिंग करते हैं, धातु में छेद करते हैं, लेकिन ये जो है इसकी अपेक्षा कम मटेरियल काटता है। इधर भी नाली है उधर भी नाली है, जब इसे घुमाते हैं तो कटा हुआ मटेरियल, अब चूंकि आर पार छिद्र है नहीं इसलिए कटा हुआ मटेरियल इस रास्ते से बाहर निकलता है, तो ये कम फंसेगा। ये ज़्यादा फंसता है क्योंकि इसको जो है कटे हुए मटेरियल जकड़ते हैं, तो इसलिए लकड़ी वगैरह में छेद, इससे धातुओं में छेद करेंगे, लेकिन इसका सबसे अधिक इसी का प्रयोग होता है मरोड़ी बर्मा का, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पुटअप होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे मरोड़ी बर्मा। तो मरोड़ी बर्मा भी दो प्रकार का है, एक जो है वैसे तो हैं कई प्रकार के, लेकिन बेसिकली जो है टेपर सैंक वाला है और पैरेलल सैंक अथवा स्ट्रेट सैंक। तो जब ये सैंक हमारा ऐसे सीधा बेलनाकार हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऊपर से टेपर नहीं रहेगा, तब इसे हम कहेंगे पैरेलल सैंक या आप कहेंगे स्ट्रेट सैंक। तो चलते हैं, जब इसकी सैंक ऐसे बना दी जाए, ऐसे ऐसे बना दी जाए, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे बना दी जाए, ये टेपर वाला भाग न रहे, ऐसे ऐसे बना दी जाए, तब इसी को कहेंगे स्ट्रेट सैंक अथवा पैरेलल सैंक। अब ये कौन सा हो गया, अब इसे जो है टेपर न कह के अब इसे कहेंगे पैरेलल सैंक, उसमें टैंग नहीं हो। तो लिख लें, ट्विस्ट ड्रिल की बात करते हैं, मरोड़ी बर्मा। आपके सामने चित्र बना हुआ है। तो मरोड़ी बर्मा बेसिकली वैसे तो बिट सैंक भी है, सब कई ठो हैं, तो हम लोग जो है पहले बात करते हैं टेपर सैंक। और दूसर का है स्ट्रेट सैंक या पैरेलल सैंक। पैरेलल सैंक भी कहते हैं। इसे पकड़ने के लिए हम लोग ड्रिल चक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ड्रिल चक का प्रयोग करेंगे इसे पकड़ने के लिए। और टेपर सैंक को हम लोग जो है सीधे जो है मशीन के तर्कु में बांध देते हैं। मशीन तर्कु में बांधते हैं सीधे। नोट कर लें, टेपर सैंक जो ऐसे तिरछे है उसे मशीन के तर्कु में सीधे बांधते हैं, और जो स्ट्रेट सैंक होगा जिसका ये सैंक जो है सीधा होगा, ऐसे होगा, जिसका ये सैंक ऐसे सीधा होगा तो उसमें टैंग भी नहीं होगा। वो ऊपर वाला जो है TANG, ये टैंग नहीं होगा, ये केवल टेपर सैंक में होता है। अब इस बर्मे को अगर हम लोग यहाँ से बनावें ऐसे, तो ये हमारा बर्मा ऐसे बनेगा, ये ऐसे आएगा, और इसे हम लोग ऐसे कर देते हैं, फिर ये भाग हमारा ऐसे हो जाएगा ऐसे, और इसे हम लोग ऐसे, फिर ये भाग हमारा ऐसे हो जाएगा, और मान लीजिए कि इसे हम लोग ऐसे यहीं समाप्त कर देते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये बर्मा बन जाएगा। तो इसे हम लोग कहेंगे पैरेलल सैंक या स्ट्रेट सैंक। ये सैंक कैसा हो गया, स्ट्रेट है। और इसे पकड़ने के लिए ड्रिल चक का, तो ड्रिल चक क्या है ये भी देख लें, बहुत पूछता है। तो ड्रिल चक क्या है, ये भी आपका जो है ड्रिल चक ऐसे ये बना होता है, ये ऐसे, इसमें यहाँ पर टैंग लगा होगा, और इस भाग में ऐसे जो है ये ऐसे इसकी बॉडी बनी होती है ऐसे, और इसमें
ऐसे 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 जबड़े बने होते हैं, ऐसे जबड़े बने होते हैं। ऐसे ये जबड़े बने होते हैं और यहाँ पर जो है इसे खोलने और बांधने के लिए यहाँ पर जो है चाबी लगाते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि जब इसे हम लोग जो है चाबी लगाकर घुमाते हैं तो ये जो है इसके मुंह फैल जाते हैं, ये जबड़े हैं, ये इसे हम लोग जा बोलते हैं। ये जबड़े खुल जाते हैं और उसमें इस सैंक को, ये स्ट्रेट सैंक है, तो इस सैंक को इसमें डाल के और फिर उल्टे इसको घुमा देते हैं तो जबड़े सिकुड़ जाते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। और जो मशीन होती है ड्रिल मशीन जहाँ से वो छेद करेगी, ये इसी को सैंक बोलते हैं, यही नाचेगा। ये भाग ऐसे बेलनाकार होता है, ये भाग ऐसे होता है, इसी को स्पिंडल कहेंगे, DLE स्पिंडल कहेंगे या हिंदी में तरकु कहेंगे। तो इसी में इसको जो है डाल देते हैं, इसके अंदर इसी टाइप का ऐसे जो है छिद्र बना रहता है, ये इसी टाइप का मोर्स टेपर अंदर बना रहता है। तो ये चीज़ आकर इसमें फिट हो जाती है और यहाँ पर जो है ऐसे यहाँ पर छिद्र भी बना रहता है, ये ऐसे। तो जब इसे इसमें डालते हैं तो ये पोर्शन ऐसे जाकर और ये ऐसे फिट हो जाता है, ऐसे आ जाता है, ये भाग ऐसे आ जाता है और ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाता है। तब इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। ड्रिफ्ट कैसा है, ये ऐसा होता है, ड्रिफ्ट ये ऐसा होता है, ये है ड्रिफ्ट। एक लोहे के फ्लैट की ऐसी बना लेते हैं, अब इस छेद में डालेंगे और ऐसे जो है इस पर चोट मारेंगे, इस पर चोट मारेंगे तो ये देखिए ना, ये धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता जा रहा है, जैसे अंदर घुसेगा दाब पड़ेगा और ये बाहर निकल जाएगा, वरना ये जकड़ जाता है फिर ये निकलता नहीं। तो इसको जो है निकालने के लिए हम लोग जो है ऐसे मशीन के तर्क में, अब ये नाचने लगेगा और ये वाला ये नाचने लगेगा, ऐसे ऐसे नाचेगा, मशीन नचाएगी ड्रिल मशीन। तो ड्रिल मशीन का स्पिंडल जब नाचने लगेगा तो उसमें ये आपने जो है ड्रिल चक फिट कर रखा है और इस चक में आपने इसको जो है ड्रिल को फिट कर रखा है, तो आपका ड्रिल घूमने लगेगा और फिर ये जो है जिस कार्यखंड में आपको छेद करना है उस कार्यखंड को वाइस में बांध देंगे, तो अभी इसमें घूमते हुए जो है यहाँ से धातु काटने लगेगा और इसमें छेद करने लगेगा। तो इस तरह से ये हमारा अगर स्ट्रेट सैंक है तो उसे पकड़ने के लिए हम लोग ड्रिल चक का, यही है ड्रिल चक, चित्र बना दिया हल्का सा, तो ये जो है और फिर इसे ये मशीन का स्पिंडल है, ड्रिल मशीन जिसे कहेंगे आप, उस मशीन के तर्क या स्पिंडल में इस भाग को, ये मोर्स टेपर आपको बताया गया है और यहाँ पर छिद्र बना रहेगा जिसमें ड्रिफ्ट डालकर मार देंगे तो ये नीचे की ओर गिर जाएगा, वैसे हाथ से आप पकड़ कर ऐसे। और जो आपका टेपर सैंक वाला ये वाला भाग है, ये अगर टेपर सैंक है ऐसे है तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसे आप उठाएंगे और सीधे मशीन के तर्क में ऐसे फिट कर देते हैं, तब आपको जो है ड्रिल चक की ज़रूरत इसकी नहीं पड़ती है। तो वहीं लिखाया गया है कि टेपर सैंक मशीन तर्क में सीधे बांध देते हैं और फिर इसको अगर स्ट्रेट सैंक या पैरेलल सैंक इसे कहेंगे। ऐसा ड्रिल है, इसकी जो है साइज मैक्सिमम, स्ट्रेट सैंक की साइज मैक्सिमम 12.5 mm तक होती है। 12.5 mm मोटाई वाले जो है ड्रिल वो स्ट्रेट सैंक में होते हैं और इसके ऊपर जितने भी होते हैं वो सभी टेपर सैंक वाले होते हैं। टेपर सैंक की स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है, 6 mm से ही टेपर सैंक मिलने लगेगा, लेकिन हम लोग जो है अगर स्ट्रेट सैंक या पैरेलल सैंक की बात करें तो 12.5 mm तक हमें स्ट्रेट सैंक या पैरेलल सैंक वाले ड्रिल मिल जाते हैं
और बकिया 6 mm से ये हमें ऊपर चलेंगे तो टेपर सैंक मिलेंगे। 12.5 mm के ऊपर जो है सारे जो है वो टेपर सैंक ही हैं। तो टेपर सैंक में एक आसानी होती है, इसीलिए इसमें टैंक दिया रहता है, क्योंकि ये ड्रिफ्ट जो है इसी टैंक पर, ये जो आपका टैंक ये बना है इसी टैंक पर ये दबाव बनाता है। जब हम लोग इसमें डालकर हैमर से ऐसे ऐसे ठोकेंगे तो ये वाला भाग जब इसमें घुसता है तो इस पर दाब पड़ता है और हमारा ड्रिल जो है, जो डायरेक्ट ये वाला ड्रिल इसमें आपने लगा रखा वो निकल आता है बाहर। तो इस तरह से ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग क्या है, तो मशीन के तर्क से ड्रिल को बाहर निकालने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुन लें, मशीन के स्पिंडल या तर्क से टेपर सैंक ड्रिल को बाहर निकालने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट DRIFT का प्रयोग करते हैं। ड्रिफ्ट क्या है, एक मेटल की या माइल्ड स्टील की ऐसी फ्लैट होता है और वो जो है उसी को ड्रिफ्ट कहते हैं। तो बातें सारी क्लियर हो गई। अब हम लोग जो है आ जाते हैं टेपर सैंक या आपका ट्विस्ट ड्रिल की अन्य जो बातें हैं उस पर हम लोग देखते हैं। अभी आपने देखा कि ये जो आपका स्ट्रेट सैंक है इसमें ये वाला टैंक नहीं होता, ये टैंक नहीं होता है और इसका मैक्सिमम डाया 12.5 mm तक ही साइज में ये मिलता है। उसके ऊपर जो है जितने भी होते हैं सब ये जो है आपका टेपर सैंक वाले ही, मोर्स टेपर सैंक वाले ही आपको मिलते हैं। तो अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इन्हें सीधे मशीन के तर्क में बांध देते हैं, अथवा अगर इनकी साइज कम बेसी होती है तो उसके लिए हम लोग जो है फिर स्लीव और सॉकेट का भी प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रहे, स्लीव और सॉकेट का प्रयोग करेंगे अथवा डायरेक्ट मशीन के तर्क में टेपर सैंक को बांध देते हैं। ये फ़ायदा होता है, सीधे उसमें ऐसे डाल देंगे बैठ जाएगा, क्योंकि जितना इसमें तिरछे यानी टेपर है वैसे इस मशीन के स्पिंडल के अंदर भी टेपर बना होता है, तो खटाक दे बैठ जाता है। तो आपको नट बोल्ट से किसी चीज़ से फिर बांधने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठ जाता है। तो ये फ़ायदा होता है। बाय द वे अगर साइज छोटी पड़ रही है, जैसे इसका व्यास बहुत कम है, तो फिर हम लोग जो है स्लीव का प्रयोग करेंगे, और बड़ा है तो फिर सॉकेट का प्रयोग करेंगे, और अगर नहीं है तो डायरेक्ट मशीन के तर्क में फिट करते हैं। अब एक एक करके इसका भाग देखते हैं। तो टैंक को कहेंगे, देख लें, ध्यान से सुन लें। टैंक क्या है, तो टैंक सैंक के ऊपर वाला सबसे भाग है, जिसे जब हम मशीन के तर्क में फिट करते हैं, स्पिंडल में फिट करते हैं, तो ड्रिफ्ट का दाब इसी टैंक पर लगता है, जिससे टैंक जो है हमारा वो मशीन के स्पिंडल से बाहर निकल आता है। ध्यान से सुन लें, टैंक का काम क्या है। टैंक जो है टेपर सैंक ही ड्रिल में मिलेगा, पैरेलल सैंक ड्रिल में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे तो आप ड्रिल चक में पकड़ेंगे और ड्रिल चक का जब उसके जो है जा का मुंह फैला देंगे, उल्टे घुमा देंगे, तो जबड़े ऐसे जो सिकुड़े हुए हैं उसको जकड़े हुए हैं वो फैल जाएंगे, आपका ड्रिल बाहर आ जाएगा। तो इसलिए पैरेलल सैंक में या स्ट्रेट सैंक ट्विस्ट ड्रिल को हम लोग जो है टैंक उसमें नहीं बनाते हैं और उसे पकड़ते हैं ड्रिल चक से, और जो टेपर सैंक है उसे डायरेक्ट मशीन के तर्क में फिट करते हैं, और तर्क उसे बाहर निकालने के लिए अब इसे हाथ से पकड़कर खींचेंगे निकलेगा नहीं, क्योंकि जब हम लोग कटिंग क्रिया करते हैं तो इस पर दाब देंगे और ये सरसर सरसर नाचता रहेगा और हम दबाते रहेंगे, तो ये मशीन की स्पिंडल में ये वाला भाग एकदम टाइट फिट हो जाता है, और ज़्यादा अगर आप कस के खींचेंगे हाथ सरक जाएगा तो हाथ कट जाएगा। इसलिए अब इसी टैंक पर ड्रिफ्ट जो अभी आपको बताए वो उससे दाब डालते हैं। ड्रिफ्ट को डालकर इधर हैमर से धीरे धीरे ठोकेंगे, बस ड्रिफ्ट इसमें घुसेगा, दाब मारेगा और वे जो है बाहर निकल आएगा। तो इसलिए टैंक लगाते हैं। सैंक आपने देखा, सैंक किसे कहेंगे, तो पूरी बात ध्यान से सुन लें। आप लोगों की बार बार अपील हो रही है कि सर लिखवाइए कम, समझाइए ज़्यादा, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुने और तो नोट्स बनाओ बढ़िया। तो ये सैंक है, ये इसी सैंक को आपका चाहे चक पकड़ता है और चाहे जो है सीधे मशीन के
स्पिंडल में इसे पकड़ा जाता है और इसी को पकड़कर फिर ड्रिल को मशीन नचाती है। तो आप यूं परिभाषित करेंगे कि ड्रिल का वह भाग जिसे ड्रिल चक द्वारा पकड़कर अथवा सीधे मशीन के तर्क द्वारा पकड़कर घुमाया जाता है उसे हम लोग सैंक कहते हैं। और ये टेपर सैंक भी हो सकता है और पैरेलल सैंक भी हो सकता है। क्लियर हो गई भाई, सारी बातें हुई हैं इसकी। उसके बाद नेक, एक ऐसा टेपर होता है मोर्स टेपरित होता है। इसका नंबर भी आपको ऐसे होता है मोर्स टेपरित MT से MT5, ये मोर्स टेपर नंबर है, इतना होता है इस रेंज में 5। और नेक की हम लोग बात करें तो नेक जो है थोड़ा सा वहाँ पर व्यास कम कर देते हैं हल्का सा, और ये नेक भी जो है केवल इसी टेपर सैंक वाले में, कैसे सैंक वाले में, टेपर सैंक वाले में मिलता है। अभी आप देखे होंगे यहाँ जो हमने पैरेलल सैंक बनाया था इसमें नेक नहीं बना था, इसमें नेक नहीं बना था, सीधे अब बॉडी शुरू हो गई थी, ऐसे सीधे बॉडी शुरू हो गई थी भाई, ऐसे ऐसे। तो इसमें नेक नहीं होता है, ना ही टैंग होता है। यहाँ पर टैंग भी नहीं होता है और यहाँ पर नेक भी नहीं होता है। नेक माने गला, ये नेक नहीं होता है। नेक का क्या काम है, नेक पर इसकी साइज और मटेरियल लिखा रहता है। नेक पर ड्रिल की साइज और मटेरियल लिख देंगे। उसके बाद नेक के नीचे आपकी बॉडी होती है पॉइंट तक, ये क्या है पॉइंट तक, ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये नुकीला भाग, ये कोनिकल है, ये नुकीला भाग को पॉइंट कहेंगे या डेड सेंटर कहेंगे या चीजेल एज कहेंगे। तो ये जो है यहाँ तक के भाग को हम लोग बॉडी कहते हैं। अब बॉडी में क्या क्या होता है, तो बॉडी में जो है नाली होती है, फिर लैंड होता है, इस भाग को हम लोग लैंड बोलते हैं, LAND, लैंड कहते हैं। फिर मार्जिन होती है, फिर इधर जो है इस भाग को और इस भाग को लिप बोलते हैं, ये आपका लिप है अथवा कटिंग एज है, ऐसे ऐसा। तो अब हम लोग एक एक करके इसकी बातें और देखते हैं। तो नेक पर हम लोग क्या क्या लिखते हैं, नेक पर मटेरियल लिखेंगे और उसकी साइज लिखेंगे। अब बॉडी में क्या क्या है, तो बॉडी में पहला फ्लूट है या नाली है। तो फ्लूट क्या है, फ्लूट बेटा या नाली यहाँ से पूरे ऐसे स्पाइरल जो है पूरे बॉडी में ऐसे ऐसे कटती हुई जाती है, और जितनी नालियाँ कटी रहेंगी उतने जो है यहाँ पर कटिंग एज का निर्माण होगा। ध्यान से सुन लें, अगर दो नालियां कटी हैं, मान लीजिए ये ड्रिल है, तो अपोजिट चलेंगे। एक यहाँ से अगर नाली ऐसे ऐसे स्पाइरल ऐसे ऐसे काटते हुए जाएंगे तो दूसर की यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया। अगर दो नालियां काटेंगे कटी होंगी तो दो लिप बनेंगे, एक इधर एक इधर। और अगर तीन नालियां होंगी तो तीन लिप बनेंगे। अब फ्लूट माने नाली होता है, इस नाली का लाभ क्या है, तो पहला लाभ तो ये आप बताएंगे कि जितनी नालियां होती हैं उतने कटिंग एज का निर्माण होता है। जितनी नालियां आप पूरी बॉडी में काटेंगे स्पाइरल घुमावदार, उतने ही कटिंग एज का निर्माण होगा अथवा उतने लिप बनेगा। दूसर का आप कहेंगे कि इन नालियों से कटा हुआ मटेरियल, क्योंकि आर पार होल होता नहीं भी, आप छेद कर रहे हैं तो मटेरियल उसी छिद्र में फंसा रहता है जो कि इसको जकड़ देता है। तो इसलिए अगर नाली बनी है तो उस नाली के रास्ते ये ऊपर चढ़कर और यहाँ से बाहर निकलता रहता है। तीसर का कटिंग क्रिया में अपार ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस ऊष्मा को शांत करने के लिए कूलेंट अथवा शीतक द्रव डाला जाता है। तो अगर यहाँ से नाली में से डाल देंगे तो ऐसे ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे घूमते हुए यहाँ से ऐसे ऐसे घूमते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है कूलेंट और शीतक द्रव, जिससे इसकी धार और वहाँ पर जो हमारा धातु है वो दोनों ठंडे होते रहते हैं, शीतल होते रहते हैं, जिससे इसकी धार लंबे समय तक काम करती रहती है। इस तरह से फ्लूट अथवा नाली इसे कहेंगे। तो इस नाली का क्या कार्य है बेटा, तो आप कहेंगे
पहली पॉइंट ये कहेंगे कि नालियां ही लिप अथवा कटिंग एज का निर्माण करती हैं, और जितनी नाली आपके जो है फ्लूट आपके बॉडी या देह पर जो है ट्विस्ट ड्रिल के देह पर जितनी नाली काटी जाती हैं उतने कटिंग एज का निर्माण होता है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, इससे हमारा कटा हुआ धातु का कटा हुआ बुरादा इन नालियों से बाहर निकलता रहता है, जिससे हमारे ड्रिल जो है वो जाम नहीं होता है अथवा ड्रिल हमारा फंसता नहीं है। और तीसरा, कटिंग क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग शीतक द्रव या कूलेंट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ऊपर से डालते हैं तो इन नालियों के माध्यम से वो पॉइंट तक पहुँच जाता है। तो ये कार्य आपके नाली का। अब हम लोग चलते हैं लैंड। तो लैंड क्या है, ये लैंड लिखा है तो आप कहेंगे दो नालियों, एक नाली ये है और एक नाली ये है, दो नालियों के बीच के भाग को लैंड कहते हैं। जो स्थान है, ये वाला लैंड है, ये वाला लैंड है, ये वाला लैंड है, तो दो नालियों के बीच वाले ड्रिल के भाग को लैंड कहते हैं। अब मार्जिन क्या है बेटा, तो आप कहेंगे लैंड के एक सिरे पर ऐसे जो है चमकीली रेखा बनी होती है, ऐसे एक चमकीली लाइन बनी होती है, ऐसे एक ये चमकीली लाइन बनी होती है, इसी को मार्जिन कहते हैं। देखिए लिखा है, ये मार्जिन कहते हैं अथवा मार्जिन लाइन कहते हैं। ये मार्जिन की लंबाई जो है, वो चौड़ाई जो है वो 1 से 2 mm तक होती है या 3 mm तक हो सकती है इसकी ये मोटाई। ये मार्जिन लाइन की मोटाई जो है 1 से 2 mm होती है और ये चमकीली होती है, और इसी मार्जिन लाइन पर ही एक्चुअल में व्यास मापा जाता है, क्योंकि मार्जिन लाइन थोड़ा सा उभरी होती है। तो इस मार्जिन से उधर वाली मार्जिन के बीच में अगर आप वर्नियर से या किसी चीज़ से मापेंगे तब इस ड्रिल का एक्चुअल व्यास या वास्तविक व्यास ज्ञात होगा। अगर लैंड पर मापेंगे तो लैंड पर जो है व्यास कम हो जाएगा, क्योंकि लैंड थोड़ा जो है घिसा होता है। तो क्या होता है, मार्जिन की बात सुन लीजिए। लैंड के ऊपरी भाग पर या ऊपरी किनारे पर एक चमकीली रेखा उभरी हुई बनी होती है, जिसकी मोटाई 1 से 2 mm होती है, इसी को हम मार्जिन कहते हैं। अगली पॉइंट, किसी भी ड्रिल का एक्चुअल व्यास जो है, वास्तविक व्यास जो है, वो मार्जिन टू मार्जिन लिया जाता है। मार्जिन लाइन इधर भी होगी, ऐसे उधर भी होगी, तो उस मार्जिन टू मार्जिन, क्योंकि मार्जिन जो है उभरी भी है, 1-2 mm जो है चौड़ी भी है और थोड़ा सा उभरी है। उभरने से फायदा क्या है कि जब वो ऐसे ड्रिल चलेगा होल के अंदर तो वही मार्जिन ही रगड़ करती है। जैसे ऐसे चला बेटा तो केवल यही मार्जिन, ये अगर उभरा हुआ भाग है तो यही जो है ऐसे रगड़ करेगा, और ये वाला भाग जो है अगर थोड़ा सा घिसा हुआ है, ग्राइंड किया हुआ है, तो ये रगड़ नहीं करेगा। तो ड्रिल हमारा आराम से चलेगा, छिद्र आराम से बनेगा, घर्षण कम होगा और ऊष्मा कम उत्पन्न होगी, मोटर पर लोड कम पड़ेगा। तो ये सब सारी फायदा होते ही है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा उभरा बनाते हैं और लैंड को थोड़ा सा लो बनाते हैं। तो इस तरह से क्लियरेंस मिल जाता, बॉडी क्लियरेंस मिल जाता, अवकाश मिल जाता। पक्का हो गया। तो केवल जब दीवालों से क्या रगड़ खाएगा, केवल हमारी मार्जिन खाएगी, दीवालों से रगड़ करती है, छिद्र के दीवालों से या धातु के दीवालों से। और ये लैंड वाले भाग जो है यानी पूरा ड्रिल रगड़ नहीं करता है, इसलिए मार्जिन लाइन को थोड़ा सा उभरा हुआ बनाया जाता है, और जिसकी जो है चौड़ाई 1 से 2 mm रखी जाती है, मार्जिन की चौड़ाई। क्लियर हो गया। अतः ड्रिल का व्यास मार्जिन टू मार्जिन लेंगे। लैंड का डायमीटर थोड़ा सा कम क्यों है? कम रखने से पूरे ड्रिल की बॉडी छिद्र की दीवारों में रगड़ नहीं मारती है और केवल मार्जिन लाइन ही रगड़ मारती है, जिसके कारण से घर्षण कम होता है,
ड्रिलिंग क्रिया अच्छी होती है, मोटर पर लोड या ड्रिल मशीन पर लोड कम पड़ता है और हमारा ड्रिल भी कम गर्म होता है। अगली पॉइंट आप अब कहेंगे लिप। तो जैसे हम लोगों का लिप है बेटा, देखिए ये ऊंट है, जिसके दांत नहीं वो ऊंट से ही काम करता है। तो इस तरह से अगर दो नालियां आपकी चली हैं तो दो लिप बनेंगे, एक इधर लिप है और एक इधर भी लिप है। लिप है अथवा इसी को कटिंग एज भी कहेंगे, लिप कहेंगे अथवा कटिंग एज भी कहेंगे, EDG। ये दोनों लिप जो है आपस में बराबर होने चाहिए। अगर एक लिप माने ऊंट या ओष्ठ, तो अगर एक लिप बड़ा हो गया एक लिप छोटा हो गया तो फिर आपका होल जो है थोड़ा अंडाकार बनने लगेगा। इसलिए दोनों लिप का एंगल और दोनों लिप की लंबाई सेम होनी चाहिए। और एक तरह से यही धातु काटेगा, क्योंकि इसी को कटिंग एज भी बोला गया। जैसे ओल्ड एज वाले लोग जिनके दांत नहीं होते वो ऊंट और मसूड़े से ही अपना काम करते हैं, तो उसी तरह से इसे भी लिप बोला गया, ओष्ठ बोला गया। यानी ये ड्रिल का ओष्ठ है अथवा कटिंग एज है। तो दोनों तरफ के ऊँटों की या लिप की चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई और ये वाली चौड़ाई बराबर होनी चाहिए और ये एंगल भी आपस में बराबर होना चाहिए। ये कुल टोटल एंगल 118 अंश इन जनरल है और आधा जो है 59 है। आधा कितना है? 59। टोटल एंगल जो है वो इतना है और आधा जो है या लिप एंगल कितना है तो वो 59 अंश है। ऐसे है। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट। तो जहां पर कोनिकल सतह, पॉइंट किसे कहेंगे, डेड सेंटर किसे कहेंगे, चीजल एज किसे कहेंगे, तो आप ये कहेंगे जहां पर ये देखिए ना कोनिकल सतह, ये कोनिकल है, ये कोनिकल। कोन माने शंकु होता है, तो शंकु के आकार में जहां पर सतहें मिलती हैं यानी कोनिकल सतहें जहां मिलती हैं उस बिंदु को ही पॉइंट कहेंगे अथवा डेड सेंटर भी कहेंगे अथवा चीजल एज भी कहेंगे। अब हम लोग जो है पॉइंट एंगल की बात करते हैं अथवा डेड सेंटर एंगल की बात करते हैं। तो पॉइंट एंगल हम लोग लिखते हैं, इधर लिख देते हैं पॉइंट एंगल। बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है, 1 लाख बार पूछा गया है पॉइंट एंगल। पॉइंट आप देख रहे हैं तो लिख लें। पहली बात तो लिख लें बेटा, जहां कोनिकल सतहें आपस में मिलती हैं उसे जो है पॉइंट या फिर लिख लें डेड सेंटर अथवा चीजल एज कहते हैं। अगली पॉइंट लिख लें साधारणतया पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल। पॉइंट एंगल को क्या कहेंगे? कटिंग एंगल कहेंगे। पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल का मान 118 अंश रखा जाता है। बहुत पूछता है। लिप एंगल 59 और ये पूरा कोण है, ये है कटिंग एंगल 118 अंश लिखा हुआ है। 118 अंश रखा जाता है। अगली पॉइंट लिख लें, कठोर धातु के लिए अधिक
कठोर धातु के लिए 130 अंश से 140 अंश रखा जाता है। लिप एंगल कितना, वो कटिंग एंगल कितना, इतना रखेंगे। अगली पॉइंट लिख लें, मुलायम धातुओं के लिए मुलायम धातु हेतु कटिंग एंगल कम रखा जाता है, कम रखा जाता है। ये कटिंग एंगल की बात कर रहे हैं। एक सारणी आपको बनवा देते हैं तो एक सारणी से आपका कटिंग एंगल क्लियर हो जाएगा। एक सारणी में देख लें कटिंग एंगल ऐसे अगर आप बना लें, सीरियल नंबर, धातु, और ये हो गया आपका कटिंग एंगल। ये हो गया सीरियल नंबर, ये हो गया धातु, और ये हो गया कटिंग एंगल। पाला लिख लें, अगर पाला MS ले लें, माइल्ड स्टील ले लें, तो MS के लिए 118 अंश ही रखेंगे। दूसरा कापर ले लें तो कापर के लिए भी नियर अबाउट 118 अंश ही रखेंगे। तीसरा कास्ट आयरन ले लें, कास्ट आयरन के लिए ज़्यादा रख देंगे, 130 अंश करीब रखेंगे। एल्युमिनियम ले लें, एल्युमिनियम, और तो इन सब के लिए करीब 100 अंश रखेंगे, या और 90 अंश भी रख सकते हैं। और पांचवा आप अगर ले लें लकड़ी प्लास्टिक, तो इनके लिए 90 अंश अथवा 80 अंश भी रख सकते हैं। और छठा आप ले लें कठोर इस्पात। कठोर इस्पात में आपका स्टेनलेस स्टील भी है, स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील और फोर्ज स्टील, या फिर यूं कहेंगे कास्ट स्टील। तो कठोर इस्पात के लिए 140 अंश, और कास्ट स्टील के लिए 130 अंश। तो ऐसे आपका जो है, देखें कि जैसे जैसे कठोरता बढ़ती जाती है, ये पॉइंट एंगल का या कटिंग एज का एंगल जो है वो बढ़ता जाता है। मुलायम धातुओं के लिए कम रखेंगे और कठोर धातुओं के लिए 118 से बढ़ता जाता है, और सामान्य तौर पर 118 अंश ही रखते हैं। तो ये हो गया कटिंग एंगल। लिप एंगल 59 अंश है। ये इस सेंटर से ये वाला जो है कोण कितना है, ये देखें 59 अंश। तो लिप एंगल जो है वो 59 है। दोनों लिप का मिलाकर 118 हो गया, 59, या उसी को कहेंगे पॉइंट एंगल अथवा कटिंग एंगल। तो यह अब हो गया लिप क्लियरेंस। लिप क्लियरेंस एंगल कहेंगे ओष्ठ अवकाश
कोण बहुत पूछता है, लिप क्लियरेंस एंगल। ये देखिए बेटा, ये ओंठ है हम लोगों का, और इस ओंठ के नीचे यहाँ पर सबको देखेंगे तो यहाँ पर इतना गैप, ये गैप ऐसे कोण बन रहा, देख लीजिए ऐसे कोण बन रहा। अगर ये पूरा भरा होता तो हमारा ओंठ और मजबूत होता। लेकिन फिर क्या होता कि जब हम कोई चीज़ काटते, सेब खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, तो ये पूरा पोर्शन हमारा जो है उसकी सतह में रगड़ करता। इसीलिए भगवान ने हम लोगों को क्या किया कि यहाँ से मटेरियल या मांस हम लोगों का निकाल दिया और एक एंगल, एक कोण बना दिया, ये चीज़ थोड़ा बाहर और इसको अंदर कर दिया, इस तरह से एक कोण बना दिया। अब हम लोग जब कोई चीज़ काटते हैं तो हमारा केवल यही ओंठ ही रगड़ करता है और ये वाला भाग जो है वो रगड़ नहीं करता है, जिससे हमारी कटिंग क्रिया अच्छी होती है। क्लियर हो गया? यही है, ओंठ के नीचे ये जो गैप है इसी को कहेंगे ओष्ठ अवकाश। तो जैसे हम लोगों के मानव शरीर में है, वैसे ही इन औजारों में भी वही सारी चीज़ें जो है लागू की जाती है। देख रहे हैं, नेक है, जैसे हम लोगों का गर्दन है, शंख है पकड़ने के लिए, इस भाग को बॉडी, तो इस भाग को बॉडी, जैसे हम लोगों की बॉडी में हाथ है, पैर है, सब चीज़ें लगी है, वैसे ही इनकी बॉडी में ये सब चीज़ें लगी हुई है। यहाँ पर जो है ये काटने वाला, हम लोगों का काटने वाला भगवान ने यहाँ औजार दिया है, इनका काटने वाला भाग यहाँ है। उसी आधार पर इनके भी लिप हो गए, ये लिप काटने का काम करेंगे और उनका जो कोण होगा उसे हम लिप एंगल कहेंगे, वो है 59 अंश। अब लिप क्लियरेंस एंगल कितना है? तो ये जो है बेटा लिप क्लियरेंस एंगल 8 अंश से 15 अंश तक रखते हैं। लिप क्लियरेंस क्लियर हो गया? लिप क्लियरेंस आप यूं कहेंगे कि जो ये लिप है बेटा उसके नीचे का भाग ग्राइंड किया होता है। क्लियर? ध्यान से सुन लें, जो हमारा ये कोनिकल सतह आ रही है इसके नीचे का भाग जो है वो ग्राइंड किया होता है और उसी का कोण जो है 8 अंश से 15 अंश रखा जाता है। तो जब हमारा ड्रिल ऐसे नाचता है तो केवल यही जो है लिप अथवा कटिंग एज ही जो है काटती है या धातु सतह से रगड़ करती है, और हमारा जो लिप क्लियरेंस की वजह से ये पूरा जो है वो पोर्शन जो है रगड़ नहीं करता। जैसे हमारा मानव का जो है केवल लिप ही रगड़ करता है, ये भाग बच जाता है, यहाँ पर कोण दिया गया है, इसी को कहेंगे लिप क्लियरेंस, और इसके कोण को कहेंगे लिप क्लियरेंस एंगल या ओष्ठ अवकाश हिंदी में कहेंगे, और इसके कोण को कहेंगे ओष्ठ अवकाश कोण। और जैसे हम लोगों का घिस कर भगवान ने यहाँ से मटेरियल निकाल दिया, वैसे इस लिप के निचले भाग को, अब लिप यहाँ से नीचे की ओर जा रहा है तो निचले भाग को थोड़ा ग्राइंड करके वहाँ से मेटल कम कर दिया जाता है, और जिस कोण पर घिसा जाता है, ग्राइंड किया जाता है, उसका मान है 8 अंश से 15 अंश। तब इसी को कहेंगे ओष्ठ अवकाश अथवा लिप क्लियरेंस एंगल। ये देने से क्या होता है, कटिंग क्रिया बढ़िया होती है। पूरा हम लोगों का भी भरा रहता तो कटिंग क्रिया उतनी बढ़िया नहीं होती। अब जितने ये आप गैप देंगे, जितने कोण ये बढ़ाएंगे, यहाँ और गड्ढा होता जाएगा, उतने लिप बढ़िया काटेगा, लेकिन लिप की मजबूती खत्म हो जाएगी। और जितने ज़्यादा मांस भरा रहेगा, यानी कोण का मान जितने कम रखेंगे उतने ज़्यादा मांस भरा रहेगा, तो इस लिप की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, नीचे से मांस का सपोर्ट रहेगा। तो वैसे यहाँ पर भी जितना आप मटेरियल ग्राइंड कर देंगे उतने, यानी कोण ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा मटेरियल आप काट देंगे, तो लिप क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन लिप की काटने की क्षमता बढ़ जाएगी। भले लिप टूट जाए लेकिन वो उसका पैनापन बढ़ जाएगा, वो काटेगा तेजी से। तो इस तरह से, लेकिन अगर क्या है, कठोर धातु है और उसके लिए आपने जो है उसका जो है कोण जो है आपने ज़्यादा कर दिया, 15 अंश कर दिया,
तो क्या होगा, यहाँ का मटेरियल निकल जाएगा, धार भले तेज हो जाएगी लेकिन धार टूट जाएगी क्योंकि कठोर मटेरियल को काट नहीं पाएगा। क्लियर है? इसी तरह से तो जैसे हम लोगों के शरीर में भगवान ने ऐसे कर दिया है, वैसे गॉड ने ऐसे कर दिया, वैसे यहाँ पर भी ये जो लिप आप देख रहे हैं इसके नीचे की सतह को ग्राइंड कर दिया जाता है और वो जो है 8 से 15 अंश पर किया जाता है। इसी को लिप क्लियरेंस कोण कहते हैं। और ऐसा करने से केवल लिप ही रगड़ मारती है, कटिंग क्रिया करती है और उसके पूरे भाग जो है वो घर्षण से बच जाता है। तो अब जो है जितने आप भरेंगे यानी कोण आप जो है कम रखेंगे उतने ऊँट मजबूत होगा। तो कठोर धातुओं के लिए अगली पॉइंट लिख लें। कठोर धातुओं के लिए ये पहली हो गई, तो ये दूसरी लिख लेंगे। कठोर धातुओं के लिए धातुओं हेतु लिप क्लियरेंस कोण का मान कम रखेंगे, कम रखते हैं। और मुलायम के लिए, मुलायम धातुओं के लिए, मुलायम धातु हेतु अधिक रखते हैं। अधिक का मतलब ज़्यादा रखते हैं। तो देख लें, लिप क्लियरेंस वाला देख लें, यहाँ सीरियल नंबर लिख लें, यहाँ धातु लिख लें और यहाँ पर ओष्ठ अवकाश कोण लिख लें। ओष्ठ अवकाश कोण लिख लें ऐसे। ये 3 कॉलम आपका ऐसे बन गया। पहला आप लिखेंगे, अगर धातु MS लिख लें, माइल्ड स्टील या मृदु इस्पात, तो इसके लिए लिप क्लियरेंस का मान ज़्यादा रखेंगे। मुलायम है तो 12 से 12 अंश से 14 अंश या 15 अंश तक रख सकते हैं। दिया हुआ मैक्सिमम 15 अंश ज़्यादा रखेंगे। दूसर का आप ले लें कास्ट आयरन। कास्ट आयरन या ढलवा लोहा के लिए 12 अंश रखेंगे। उसके बाद आप ले लें तीसरा कापर। कापर के लिए भी 12 अंश के करीब लेंगे। और ज़्यादा जो मुलायम धातुएं हैं जैसे एल्युमिनियम है और अन्य चीज़ें हैं, जिंक है, लेड है, इन सब के लिए, करीब 14 अंश से 15 अंश ले लेंगे। अगला है कठोर धातु, जैसे आपका स्टेनलेस स्टील है, फोर्ज्ड स्टील है, ये सब स्टील है अथवा कास्ट स्टील है। इन सब के लिए हम लोग लेंगे 8 अंश से 10 अंश। कितना लेंगे? फोर्ज्ड स्टील या कठोर धातुओं के लिए जैसे स्टेनलेस स्टील है, फोर्ज्ड स्टील है, कास्ट स्टील है, इन सब के लिए 8 अंश से 10 अंश। तो इनके लिए माने जितने हमारा ये कोण कम होगा उतने यहाँ पर धातु भरी रहेगी और हमारे लिप को मजबूती मिलेगी। तो इस तरह कठोर धातुओं के लिए हम लिप को मजबूत रखते हैं, यहाँ पर कोण कम रखते हैं और धातु अधिक भरी रहती है। और जो मुलायम धातुएं हैं उनके लिए हम लोग जो है इसका मान 15 अंश तक अधिकतम रख देते हैं, यानी ज़्यादा काट देते हैं और यहाँ गैप ज़्यादा बन जाता है, ज़्यादा मटेरियल निकाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, धार में पैनापन तो आ जाता है लेकिन ऊँट की मजबूती कम हो जाती है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला है हम लोगों का हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल
जिसे रैक एंगल भी कहते हैं, रैक एंगल। हेलिक्स एंगल क्या है बेटा? तो जैसे ये आपके मान लीजिए कि ये सेंटर लाइन आ रही है, ये सेंटर लाइन ऐसे आ रही है, तो इससे जो ये नाली का ऐसे कोण बन रहा है, ये वाला कोण, जो नाली का कोण ये वाला ऐसे जा रहा है, इसी कोण को हेलिक्स एंगल कहते हैं। अथवा आप ये सेंटर ऐसे है और ये नाली मान लीजिए यहाँ से ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, तो ये वाला कोण, ये नाली अगर ऐसे आ रही है तो ये वाला कोण आपका हेलिक्स एंगल कहलाएगा। इसी को रैक एंगल भी कहते हैं। यानी जो हमारे ड्रिल का सेंटर लाइन है, उस सेंटर लाइन से जो हमारी फ्लूट या नाली कटी होती है, वह नाली जिस कोण पर होती है उसी को हम लोग हेलिक्स एंगल कहते हैं। क्लियर? ध्यान से सुन लें। ड्रिल के सेंटर लाइन से नाली जिस कोण पर होती है, जैसे यहाँ पर आप कहेंगे इस कोण पर ऐसे जा रही है, ये नाली इस कोण पर जा रही है, तो इसे हम कहेंगे हेलिक्स एंगल, और इसी को हम लोग कहते हैं रैक एंगल। और इसका मान 27.5 अंश कितना रखा जाता है? जनरली साधारणतया 27.5 अंश होता है, लेकिन धातु के हिसाब से बदलता रहता है। धातु के हिसाब से, जैसे हमारा जो है सॉफ्ट मेटल है, तो उसके लिए इसका मान जो है अलग हो जाएगा, हार्ड मेटल के लिए अलग हो जाएगा। तो हार्ड मेटल अगर है, पॉइंट लिख लें, यदि हार्ड मेटल है, हार्ड मेटल को हम लोग एच टाइप कहेंगे, एच टाइप या हार्ड मेटल, कठोर धातु के लिए ये रैक एंगल अथवा हेलिक्स एंगल का मान इस हेलिक्स एंगल का मान 10 अंश से 13 अंश रखते हैं। किसका मान? हेलिक्स एंगल की बात हो रही है, 10 अंश से 13 अंश रखेंगे। अगला हो गया, दूसरा हो गया नॉर्मल धातु के लिए, नॉर्मल मेटल, जैसे आपका माइल्ड स्टील है, ब्रास है, कापर है, जिसे कहेंगे एन टाइप, एन टाइप मेटल कहेंगे। इनके लिए ये कोण 16 अंश से 30 अंश रखते हैं, 30 अंश रखेंगे। और अगला हो गया सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल बेटा, सॉफ्ट मेटल जिसे एस टाइप कहेंगे। एस टाइप का धातु जैसे आपका एल्युमिनियम है और जिंक है, इन सब के लिए जो है 35 अंश से 40 अंश रखते हैं। कितना रखते हैं? 35 अंश से 40 अंश रखते हैं। हेलिक्स एंगल अथवा रैक एंगल क्लियर हो गया। सेंटर लाइन और नाली के बीच बने कोण को हेलिक्स साधारणतया इन जनरल 27.5 अंश रखते हैं, लेकिन ऐसे जो है मेटल की कठोरता व सॉफ्टनेस के अनुसार इसका मान ऐसे बदलता रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चीजल एज एंगल। एक और एंगल है जिसे हम लोग चीजल एज एंगल कहते हैं। हमारी इसका पॉइंट जो है वो छेनी के धार जैसा होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा चीजल एज एंगल। अभी आप देखेंगे जैसे धार हमारी ये ऐसे बनेगी, ये ऐसे हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम लोग चलें तो देखेंगे ये ऐसे, और ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा ये ऐसे उभरा रहता है ऐसे, और फिर जो है ये पोर्शन ये ऐसे जाता है। और यहाँ से ये ऐसे रहता है,
ये ऐसे होता है। तो ये भाग जो पॉइंट वाला है वो ये वाला है, यही भाग जो है ऐसे धार जैसा होता है, इसी को चीजल एज कहते हैं। दोनों जहाँ पर कोनिकल सतहें इधर वाली और इधर वाली आके ऐसे मिलती हैं तो यहाँ पर हल्की सी धार जैसी, छेनी की धार जैसी बन जाता है, उसी को चीजल एज कहते हैं। और उसका एंगल कितना होता है, तो ये एंगल हम लोग यहाँ से लेते हैं, यही मार्जिन है। ये क्या है, ये मार्जिन, ये उभरा हुआ भाग है, ये भी मार्जिन है, यही मार्जिन है, ये उभरा हुआ भाग है। जब ड्रिल नाचेगा तो यही मार्जिन जो है वो जो है रगड़ मारेगी दीवालों से। और ये वाला भाग देखिए लैंड है, तो ये लैंड का व्यास यहाँ पर कम है, अतः ये लैंड जो है छिद्र की दीवालों से रगड़ नहीं करेगा। तो यहाँ से ये और इसके बीच में ये हमारी है, इस कोण को हम लोग कहते हैं चीजल एज एंगल। ये हो गया आपका चीजल एज एंगल। क्लियर हो गया? देख लें, ये है हमारी चीजल एज, ये है मार्जिन। तो ऐसे हमारा ड्रिल बनता है, ये इधर ऐसे देख लें, ये भाग थोड़ा सा उभरा हुआ बाहर निकला रहता है, मार्जिन यहीं रगड़ मारता है। अब इस मार्जिन से लेकर और चीजल एज हमारा इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको आगे बढ़ा दें। तो इस तरह से आप कहेंगे मार्जिन और चीजल एज के बीच इस बने कोण को ही चीजल एज एंगल कहते हैं। और इसका मान 120 अंश से 135 अंश तक रखते हैं। कितना रखते हैं? 120 अंश से 135 अंश तक रखते हैं। क्लियर हो गया? चीजल एज किसे कहेंगे, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो इस तरह से ट्विस्ट ड्रिल मरोड़ी बर्मा से संबंधित मेन बातें हो गई। और ज़्यादातर ये सारा लिप क्लियरेंस एंगल और लिप एंगल, कटिंग एंगल, रेक एंगल अथवा हेलिक्स एंगल अथवा चीजल एंगल, ये सब अक्सर पूछा जाता है, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िए और आप लोग एक अच्छी नोट्स बनाइए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज यही वीडियो समाप्त करते हुए धन्यवाद देते हैं।